दूसरा, हम महाराजा सुरेंद्र के वंशज हैं, हम चौधरी साहब के भी वंशज हैं, हम देवीलाल जी के वंशज हैं, हम राजा महेंद्र प्रताप के वंशज हैं। बड़े गर्व से कहते हैं हम इसके वंशज, उसके वंशज, उसके वंशज। और इनका वंशज क्या कर रहा है? जब शाम को दारू की बोतल खोल के बैठ जाता है तो वो उसका वंशज है। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को अपने आप को वंशज बताने कहने के लिए। और उस आदमी को कोई अधिकार नहीं है जो शाम को नशा करता है, दारू पीता है और गलत आदतों में पड़ा हुआ है, वो अपने आप को इस अपने महान पुरुषों का वंशज नहीं बताए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपको, और उसका नारा भी नहीं लगा। मैं देखता हूँ चौधरी साहब की प्रतिमा के ऊपर बेटी जी, मैं देखता हूँ माला डालने के लिए इतने लोग खड़े होते हैं, और फिर माला डालने के बाद में और ऐसे ऊपर से माला डालते हैं उनके ऊपर। और कैसे कैसे लोग डालते हैं? जो 25% कमीशन खा रहे हैं वो चौधरी साहब की माला, उनकी हिम्मत कैसे होती है चौधरी साहब की माला पे मूर्ति बवाले अपन लोग? जो 25% कमीशन खाता है वो कैसे जा करके वहां पर चौधरी साहब की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करता है? ऐसा नहीं होता। मैं बताऊंगा दूसरा, अभी नशाखोरी के ऊपर डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साहब नशा कोई एक नशा नहीं है। आज वो शराब का नशा तो बहुत हल्का हो गया, शराब के नशे से ऊपर बहुत नशे हैं, और जो शराब से ऊपर नशे हैं वो बहुत डेंजर है। उस नशे से छुटकारा पाना है, उस नशे से छुटकारा पाने के लिए समाज को एक बात अपना एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और देखिए साहब, इसके ऊपर उपदेश कोई दे सकता है जो इस नशे को नहीं करता है। पिताजी अगर बच्चे से बीड़ी का बंडल मंगाएगा, सिगरेट का पैकेट मंगाएगा, तो वो बच्चे को कैसे रोकेगा? बच्चों के सामने अगर दारू पिएगा तो अपने बच्चे को कैसे रोकेगा? तो मेरा कहने का मतलब है, ये हम पहले अपने चरित्र में धारण करें, हम पहले अपना खुद अनुकरण करें, हम इससे दूर बचें, नशा से दूर बचें और नशा से दूर रह करके तब करें। दहेज के साथ साथ में एक मृत्यु भोज की एक वो है, और मृत्यु भोज शायद इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर और आपके इस वाले क्षेत्र में थोड़ा मृत्यु भोज का आयोजन थोड़ा हल्का होता है, लेकिन हम ब्रज क्षेत्र से आते हैं और हमारे उस क्षेत्र में इसका आयोजन इतना बड़ा होता है कि जिला कर दो, तहसील कर दो, 2 जिले कर दो, 5 जिले कर दो, और मैं तो कहता पूरा उत्तर प्रदेश कर दो। किसी भी लेवल पर मुंडे की बड़ी बड़ी मृत्यु भोज होते हैं। और वो मृत्यु भोज क्या होता है? वो मृत्यु भोज एक ऐसा अभिशाप है समाज के लिए कि जो मृत्यु भोज आपने किया है, आपको सक्षम है, आपने कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन जो आपके यहाँ खाना खा के गया है वो सक्षम नहीं है उसको करने में। और जब उसको करना पड़ता है तो उसको अपना खेत गिरवी रखना पड़ता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे क्षेत्र में, तो मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ में बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोगों ने अपने खेत तक बेच दिए, समाज में बिकवा दिए। और मृत्यु भोज में, और ये कहते हैं साहब, बाई चांस किसी ने नहीं किया है और खाने के लिए आ गया किसी के यहाँ पर, तो ये कहते हैं इसके आगे 2 पत्थर डाल दो, इसने अपना बाप की पैरवी नहीं की थी तो अपने बाप के लिए भी 2 पत्थर डाल दो। अगर इसका आपके वैदिक रीति रिवाज से अगर इस अंतिम संस्कार के बाद में अगर बाई चांस आपको मृत्यु भोज की आवश्यकता है, तो मृत्यु भोज से ही अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो जो आपके यहाँ नौजवान की डेथ हो गई है 20, 22 साल, 25 साल की उम्र में, समाज उसकी भी पैरवी करेगा, वो भी रात नहीं है। अगर उसकी इतनी आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, तब तक जब तक इसकी पैरवी नहीं होगी तो समाज उसकी नौजवान की भी पैरवी करे, क्योंकि उसको रात को छोड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा दुखदाई है अगर रात नहीं तो। लड़कियों को जो हमारे समाज में, और अभी शहरी क्षेत्र में तो ठीक है सब ध्यान दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी अगर बच्चा बेटा DPS में पढ़ता है तो लड़की को वहाँ सरस्वती विद्यालय पढ़ाते हैं। वो वाली सोच भी बदलनी पड़ेगी। जिस दिन आपने जिस स्कूल में बेटा पढ़ता है उसी स्कूल में बेटी पढ़ती है, जो खाना बेटा खाता है वो बेटी खाती है, और सारा व्यवहार, जो कपड़े हैं, सब कुछ व्यवहार लड़की का समान रूप से देते थे आप, तो एक आमूल चूल परिवर्तन इस समाज में आएगा। और उसके लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। हमारा व्यवहार
एक समान नहीं है लड़का लड़की के साथ में। हम लड़की को अगर स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, कॉलेज जाती है, माँ को फोन करेगी, भाई फोन करेगा, पिताजी फोन करेगा, कहाँ पहुंची। और अगर 5 मिनट लेट हो गई तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि 5 मिनट लेट हो गई, 10 मिनट लेट हो गई, कहाँ होगी। लेकिन आपको जिसकी वजह से अपना बच्ची को आपको ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, कहाँ पर है, कितनी लेट हो गई, क्यों हो गई, क्या हो गया, तो जिस आवारा बच्चे की वजह से आप चेक करते हो तो उस आवारा बच्चे को भी माँ बाप टोकना शुरू करें। और जब लड़कों को टोकना शुरू कर दोगे आप, तो आपको अपनी लड़कियों के बारे में यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नए रास्ते में ठोकना है। दूसरा, समाज में है दहेज प्रथा की जो कुरीति है, वो कुरीति भी समाप्त होनी चाहिए। दहेज, हम ये नहीं कहते कि आप अपने बेटी को आप कुछ उपहार के स्वरूप में कुछ दीजिए मत। मैं तो कहता हूं कोई माँ बाप अपने अंदर हिम्मत ऐसी पैदा करे कि अपनी बेटी को अपना सर्वस्व बेच करके दे दे, लेकिन समाज में उसकी प्रदर्शनी नहीं दिलाए, उसको स्टेज पर नहीं सजाए, उसका वीडियो नहीं बनाए, और वो मर्सिडीज गाड़ी को फीता लगा करके डेट पर नहीं खड़े करे शादी के पर, जिससे कि समाज में एक प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। और वो प्रतिस्पर्धा आगे वाले जो लोग सोचते हैं, वो ये सोचते हैं, या तो लड़का वाला सोचेगा कि मेरे को भी एक दहेज मिलना चाहिए, या फिर लड़की वाला सोचेगा मैं भी अपनी लड़की की शादी में एक दिए मैं 2 दूँ। वो प्रतिस्पर्धा खत्म होनी चाहिए। दीजिए, सब कुछ दीजिए अपनी बेटी को उपहार जरूर है, लेकिन जब उसने उपहार को आपने समाज में स्टेज के ऊपर प्रदर्शित कर दिया, उसका वीडियो बना दिया, उसका फोटो काट लिया, खींच लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको जाकर के एक दहेज के रूप में परिवर्तित कर दिया। उस उपहार को उपहार रहने दीजिए, उसको दहेज में मत कन्वर्ट करिए। इसमें एक और संशोधन कर सकते हैं, अगर वास्तव में आपको करना है तो धीरे धीरे पहले लड़कों के लड़की के फेरे, शादी है वो दिन में करवाएं, शाम को करवाएं, 4-5 बजे करवाएं। देखिए, सरदारों में शादी दोपहर को होती है, साउथ इंडिया में शादी सुबह 9 बजे होती है, और ये पंडितों वाला झंझट की छोड़िए जो शादी निकलवाने वाला ये डेट वो डेट। सूर्य उगते हुए सूरज की रोशनी में आप शादी को कभी भी कर लें। जैसे साउथ में दिन में होती है, सरकार दोपहर को करते हैं, और ये हमारा ही कुछ हिस्सा है जो पंडित जी के चक्कर में लगा रहता है, ये शादी वो शादी, यहाँ 4 शादी कर रहा है। यहाँ पर लोग पब्लिक के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, शायद पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखभाल मलिक साहब बैठे हुए हैं। अब इनको शादियाँ 20 शादी अटेंड करनी होती है किसी ने। 20 शादी कैसे अटेंड कर सकता है समय के साथ? 10 शादी कैसे अटेंड कर सकता है? 15 कैसे? आपने कोई शादी करने के लिए आपने एक लिफाफा ड्रॉप किया, लिफाफा ड्रॉप करना कोई आशीर्वाद नहीं। तो इसका एक तरीका ढूंढा जाए कि समाज उसको बचे, फिजूल खर्ची से भी बचेगा, और दिन में शादी करेगा तो सही तरीके से। और बाकी की समस्याएं, कुछ शादियां हैं, कुछ शादियां इस बात पे टूट रही हैं कि बच्चों में अपने आपस में ईगो में प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम, उसका एक कारण ये भी है कि आज के समय में हम जो वैवाहिक जो शादी का जो समय है, वो समय बहुत आगे चला जा रहा है। 30 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल। अभी यहाँ मेरठ में ही एक आयोजन हुआ था कुछ दिन पहले, परिवार मिलन, चौधरी बिड्डी जी बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब, उनके हम एक ऐसे सम्मेलन हुआ, उसमें भी जब बच्चों को देखते 32, 33, 34, 35, 40 साल, जब उस एज पे जाकर के शादी करेंगे तो फिर आप निभाएंगे कैसे? आप एक पूर्ण रूप से अडल्ट हो जाते हो और आपको होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। आप, मैं हिंदी में बोलूं तो आप 35 साल 32 साल पर जाकर के आप मतलब चिकने करे जाते हो। यहाँ पर IAS बैठे हुए हैं, इनका भी एक एज लिमिट है शायद कि इस एज तक आपने क्वालिफाई करना है, आपको इतने अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। अगर ये एज लिमिट नहीं होगी तो मालूम पड़ा कि अगर ये 40 साल में IAS क्वालिफाई करेंगे तो फिर ये ट्रेनिंग कैसे करेंगे? ट्रेनिंग में इट विल बी नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू मोर देम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर सर्विस। तो ऐसे ही जब बच्चों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो मैं समाज से एक वास्तव में प्रार्थना करता चाहता हूँ कि समाज की एक शादी की एज समाज को निश्चित करनी चाहिए। कभी भी ये
30 साल को क्रॉस नहीं करें और चाहे तो 25, 26, 27 साल की एज पर शादी हो जानी चाहिए। और बड़ा सुनने में आता है सब कि अभी पैरों पे खड़े हो रहे हैं, पैरों पे खड़े हो रहे हैं, पैरों पे खड़े हो रहे हैं, कब तक पैरों पे खड़े होंगे? अरे कोई शादी होने से कोई पैरों पे खड़े होना थोड़ी रोक रहा है आपका कोई। आप पैरों पे नहीं खड़े हो तो फिर सिर पे खड़े हो जाते हो माँ बाप के ऊपर, 30-32 साल से ऊपर चले जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि शादी का भी समय निश्चित होना चाहिए और उस समय में शादी होनी चाहिए। दूसरा, शादी में जो खर्चा फजूल खर्ची हो रही है, शादी का आयोजन दिन में होना चाहिए। दिन में आपका आयोजन होगा तो आपका शादी का आयोजन बहुत सारे खर्चे बचेंगे उसमें। आपका लाइटिंग का ये खर्चा, वो खर्चा बचेगा और खान पान भी डिफरेंट तरीके का होगा। आलतू फालतू का जो खान पीन होता है जो आपकी शादी में, ठीक है, वो खान पान से भी बचेंगे। और जो शादियाँ तो पहले स्वयंवर होते थे हमारे वैदिक रीति रिवाज से, तो सब दिन में हुआ करते। ये तो जब यहाँ मुगल और ये आक्रांता आए तब ये हमारी बच्चियों को, लड़कियों को उठा ले जाते थे, शादी हो रही है, तब से हमने रात में शादी करना शुरू किया। और रात का शादी का चलन तब से शुरू हुआ। और रात की शादी का अब क्या हो रहा है, शादी कोई देख नहीं रहा, सिर्फ सीधा जाता है गेट पर दिखावा देने के लिए जाता है। आप वर वधू को तो आशीर्वाद दे नहीं रहे, वर वधू को तो उपस्थिति नहीं होते। क्या हमारी शादी वहीं तक लिमिटेड हो गई है कि हम जाएं गेट पर जाएं, एक लिफाफा पकड़ाएं और चल दें वहां से? आपने वर वधू की, मैं कह रहा हूँ 80% केसेस में जो वहाँ गैदरिंग होती है वो 80% लोग उसका, बच्चे का और लड़की का, दोनों का चेहरा तक नहीं देख पाते। दूसरा, 40% रिश्ते ऐसे हैं, बच्चे हैं, बड़ा अच्छा है उनका, आपस में बहुत अच्छी पड़ती है, आपस में अच्छे उनका मेल मिलाप है, आपस में अपने सही ढंग से निभाते हैं, लेकिन उनकी परिवार के साथ नहीं बनती है। और उसके बाद 20% लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनकी परिवार के साथ भी बनती है और आपस में भी बनती है। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि हमारे समाज में आज हम 21वीं शताब्दी में संस्कारों का बहुत बड़ा पतन है। हमारे पास शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, लेकिन संस्कारों की कमी है। और जब संस्कारों की कमी होती है तो संस्कारों की कमी के कारण ये कार्य होता है। और संस्कारों में जो कमियां आई हैं वो संस्कारों में कमियां, एक तो 21वीं शताब्दी है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका भी एक साइड इफेक्ट है। उसके साथ साथ परिवारों में आपस में भी है, रिश्तों में जो संस्कारों की कमी है। अभी शादी होती है और जहाँ पर जो एक मोबाइल अभी जो इंस्ट्रूमेंट है, तो ये टेक्नोलॉजी इसको यूज करते हैं, तो इस वेरी गुड। अगर इसका मिसयूज होता है तो इससे बुरी चीज नहीं है। आज का यूथ हो चाहे कोई भी हो, सुबह से शाम तक मोबाइल पर लगा हुआ है और रिश्तों में भी इससे फर्क पड़ रहा है। आज के समय में जब मोबाइल पर हर समय, जब किसी भी घर में जो आपकी बच्ची की शादी, माँ अगर 24 घंटे में अगर 6 घंटे उसके मोबाइल पर कनेक्टेड रहती है, तो आप ये समझ लो कि वहाँ पर कुछ न कुछ बहुत अच्छी शिक्षाएं नहीं दी जा रही है, कुछ गलत शिक्षाएं दी जा रही है। और समाज ये नहीं कहता और हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल से बात मत करिए बच्चे से, आप खूब बात करिए, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उस बातचीत की आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ टॉक्स एंड क्वांटिटी ऑफ टॉक्स, वो दोनों अगर आपकी मेंटेन है तब आपका उसका सही से असर पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत असर पड़ेगा।